नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। कौन होगा बड़ौदा का योद्धा में आपका स्वागत है। आज हम हैं गोहाना में और गोहाना में जो जिनके आज मिलने वाले हैं वो है राकेश मलिक, जो जननायक जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे और जननायक जनता पार्टी का इस चुनाव में गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर योगेश्वर दत्त, उनको लेकर कि इनकी क्या कुछ रणनीति है यहाँ पर, उसको लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है डेली हरियाणा। नमस्कार। सर, क्या कुछ रणनीति है जननायक जनता पार्टी की? आज दुष्यंत चौटाला भी आ रहे हैं। देखिए, जननायक जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार हैं भाई योगेश्वर दत्त पहलवान जी, और दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व, बड़े बड़े नेता इकट्ठे प्रोग्राम कर रहे हैं और उनको जिताने की भरपूर कोशिश की जा रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि बड़ौदा अब की बार विकास के साथ होगा। जी सर, यहाँ पर पहले ऐसा कहा गया था कि जो चुनाव चिन्ह होगा वो बीजेपी का होगा और जो कैंडिडेट होगा वो गठबंधन की सरकार का होगा, जो लेकिन फिर भी योगेश्वर दत्त को ही दोबारा से विश्वास जताया गया। क्या कुछ कारण रहे? देखिए, पहली जो मीटिंग हुई थी दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व की, उसमें हर्ष कुमार जी, डॉक्टर के.सी. वांगड़ जी और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी तीनों थे। तो वहाँ यही सी बात पे फैसला हुआ था कि भाई निशान दूसरी पार्टी का होगा, कैंडिडेट दूसरी पार्टी का होगा। उसमें उसके बाद में क्या बात रही क्या नहीं रही ये तो शीर्ष नेतृत्व भी बता सकता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जी, तो अभी फ़िलहाल के अंदर कितने गांव हैं अभी तक जो दिग्विजय चौटाला जी ने आपके द्वारा या जो नए अपने जेजेपी के नेता हैं उनके द्वारा कवर किए गए हैं? दुष्यंत चौटाला जी भी आ जा रहे हैं और इससे पहले जो नेता आए हैं, कितने गांव कवर किए गए हैं? देखिए, अभी चुनाव के घोषणा होने से पहले भी हर संडे को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, एक संडे को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और अगले संडे को दिग्विजय सिंह चौटाला जी, मतलब जब भी संडे को आते थे हर बार 5 से 6 गांव कवर करते थे, जिनमें से एक गांव में 10 से 20 अपने वर्करों के घर चाय पानी होता था। कम 40 से 50 चाय पानी के अपने वर्करों को एक्टिव कर रहे थे वो। और अब चुनाव की घोषणा होने के बाद भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भी 15 से 16 गांव कवर किए हैं और भाई दिग्विजय चौटाला ने भी 15 से 16 गांव कवर किए हैं। रही बात भाई दुष्यंत चौटाला जी की, वो भी आज आ रहे हैं। उनके भी प्रोग्राम आज गंगाना है, भावड़ है, आपका मदीना है, रुखी है और रबड़ा गांव, उनके भी प्रोग्राम आज। हमें पूरी उम्मीद है कि जेजेपी का वोटर है, जो कैडर है, वो कुछ 2 दिन के अंदर और अप करेगा। जी, हम उनसे मिले थे, अभय चौटाला से मिले थे और ओम प्रकाश चौटाला से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था, जोगिंदर मलिक से ही हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जेजेपी का ज़्यादातर वोट बैंक है जो इनेलो में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जेजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है और हमारा वोट बैंक है जो हमारी तरफ वापस आ रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उनके नेतृत्व में हमने काम भी किया है। पुरानी पार्टी रही है हमारी वो। रही बात भाई जोगिंदर मलिक की, बहुत ही अच्छे और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है वो। और देखो, दोनों पार्टियों का कैंडिडेट तो खड़ा है, चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जेजेपी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो हो सकता है उसमें से कुछ परसेंट वोट बैंक, 2%, 4%, जो 5% है, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ शिफ्ट होने की संभावना है, जैसा आप लोग जता रहे हो, लेकिन हमें ऐसा बहुत कम लगता है। जी, तो अगर हम मौजूदा हालात की बात करें, पिछली बार जो इनेलो थी उसको आए थे 3200-3300 वोट, जो जोगिंदर मलिक थे। भूपेंद्र मलिक को 34,000 के लगभग वोट आए थे, 32,500 के लगभग थे और मार्जिन बहुत कम था जो जीतने वाला था यहाँ पे जो कृष्ण हुड्डा थे। अब की बार जो 32 से 32,500 वोट भूपेंद्र मलिक को मिले थे जो जेजेपी की तरफ से, क्या अब की बार वो पूर्ण रूप से ऐसा कह सकते हैं कि जो 32,000 थे वो योगेश्वर दत्त को जाएंगे? देखिए, दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व प्रचार कर रहा है और हम अपने सब शीर्ष नेता जो अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा मीडिया में झोली फैलाकर वोटों की अपील की जा रही है। कोशिश ये रहेगी कि 60 से 70% वोट बैंक जो है जेजेपी का बीजेपी में डाइवर्ट होगा। रही बात दूसरी, कुछ परसेंट वोट बैंक ऐसा होता है कि पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, हो सकता है पुरानी पार्टी है, पुराना घर है, कभी भी आदमी को याद आ सकता है, तो कुछ परसेंट ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी कुछ थोड़ा बहुत अप होगा। अभी फ़िलहाल के अंदर जो 3 अध्यादेश आए हैं, किसान अध्यादेश आए हैं, कृषि अध्यादेश आए हैं, उसको लेकर के जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, आपकी किसान की पार्टी है, चाहे इनेलो रही है या फिर जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल की पार्टी कही जाती है और उनकी नीतियों पर चलती है। फ़िलहाल के अंदर जो 3 कृषि का अध्यादेश आए हैं उसको लेकर किसानों के अंदर रोष है और
जो कांग्रेस की तरफ से किसान यात्रा निकाली, किसान बचाओ यात्रा निकाली गई, बीजेपी की तरफ से धन्यवाद यात्रा निकाली गई। ऐसे में आपकी पार्टी कहाँ देखती है सर इन आदेशों को? देखिए, हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी ने भी स्पष्ट कहा है, जी जो 3 अध्यादेश हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए हैं, जी इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एमएसपी तोड़ने की कोई बात हो। जी लेकिन फिर भी हमारे नेताओं ने हम लोगों को, वर्करों को, कार्यकर्ताओं को, जनता को ये विश्वास दिलाया है कि एमएसपी के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जी अगर ऐसी बात होती, कल मैं सुन रहा था, मनोहर लाल खट्टर जी को कथूरा से लाइव थे, जी जी मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा है, स्पष्ट कहा है, अगर एमएसपी टूट गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जी तो देखो, प्रदेश का मुखिया इस तरह की बात करके लोगों से अपील करता है तो उनकी बात पे विश्वास करना तो बनता है। जी। एक तरफ ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा था कि एमएसपी कोई वो पक्का नहीं है एमएसपी, और एक तरफ उनके जो गाने हैं या फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि एमएसपी यूँ चलेगी, और फिर इन दोनों के बयानों को किस तरीके से देखें? देखिए सर, ऐसा है, हमारे हरियाणा और पंजाब से ज़्यादातर भारत के जितने भी राशन डिपो हैं, सब से जो अनाज की खरीदारी होती है वो हरियाणा से ही होती है। जी तो मैं तो अपने विचार से बताता हूँ कि मेरे हिसाब से तो एमएसपी टूटेगी नहीं। जी। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। कांग्रेस लोगों को बरगलाने का काम करेगी, बहकाने का काम पंजाब करेगी। सरकार ने अभी लागू किया है कि एमएसपी से अगर कम करेगा, कोई भी एमएसपी से कम देगा, ये कानून बनाया है उन्होंने, 3 साल की सजा है उसको। देखिए, उस कानून में ठीक है, उन्होंने बनाया है, कैसा बनाया है, क्यों बनाया है, उसके बारे में ज़्यादा क्या कुछ नहीं हरियाणा कहूँगा। सरकार भी पहल कर सकती है? रही बात दूसरी, गवर्नर से भी उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी, जी। ऊपर भी भेजना पड़ेगा। अब उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट ने, देखो अभी दुष्यंत भाई साहब ने भी कहा है कि जब एमएसपी टूटेगी नहीं तो उससे कम क्या है भाई, दुकानें बाहर हैं, जी प्राइवेट दुकानें बाहर हैं, बाहर महंगे में बिकता है, महंगे में बेचो, नहीं तो एमएसपी पे आप मंडी में बेचो, कोई टूटने वाली बात ही नहीं है इसमें। अच्छा, अगर ये बात कह रहे हैं कि नहीं टूटेगी और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इस्तीफा भी दूं, तो कानून बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? देखो, 2 पार्टियों का मेल मिलाप चल रहा है, जब दोनों परिवार सहमत होंगे तब इस पे कुछ ना हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो सहमत हैं, सब कुछ राजी है, तो एक कानून ऑर्डिनेंस लेके आ जाओ, 2007 वगैरह में लेके आया था, तो अब एक कानून आप ले आओ, भाई एक कानून और जोड़ दो इसको साथ देखो, में। आप लोगों ने अभी अवगत कराया है, जी हम लोगों को भी समझ में आया है, हम भी भाई साहब से मांग करेंगे इस बात की कि भाई कोई ऐसा कानून लाया जाए ताकि किसान सेफ हो सके। अच्छा, जो आपका गठबंधन का प्रत्याशी है योगेश्वर दत्त, उसके बीच और अदर कौन सी पार्टी के बीच टक्कर रहने वाली है यहाँ पर? देखिए, उपचुनाव जो होता है, सत्ता बनाम विपक्ष होता है, जी आमने सामने की टक्कर होती है। जी विपक्ष को तो सामने लेना ही पड़ता है, सत्ता पक्ष या विपक्ष 2 ही चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ और बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अभी यहाँ हमारा कांग्रेस का पुराने टाइम से 3 बार एमएलए रहा है, अभी कांग्रेस के साथ कड़ा मुकाबला है। जी रही बात दूसरी, हमें पूर्ण विश्वास है कि लोग विकास के साथ और सरकार के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ये थे राकेश मलिक, जजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, जिनसे हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की हर मुद्दे पर कि जजपा यहाँ पर क्या कुछ कर रही है इस बड़ौदा उपचुनाव के अंदर, और जो एमएसपी है उसको लेकर हमने खुलकर चर्चा की, पार्टी का क्या स्टैंड है। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए डेली हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।